नबीना मोहम्मद। लंदन से मैं हूं शिराज खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई ऑन स्काई 745 पर। प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान में 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुए, लेकिन उस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो चुराए गए और इस वक्त तक मुल्क के अंदर इस्तेकाम पैदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रहे। इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो चुके हैं। उनका भाई वजीर आजम है, जबकि बेटी पंजाब की 62% जो टोटल पाकिस्तान है उसकी वजीर आला है। और इसके अलावा संबदी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर जो शख्स डोमिनेट कर रहा है वो है कैदी नंबर 804। उसकी वजह यह है कि उनके साथ स्ट्रीट पावर है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और वो स्ट्रीट पावर को डिनाई कर रही है। अब अदालतें स्ट्रीट पावर के साथ नजर आती हैं। अब ये एक स्टैंड स्टिल की सी सूरत हाल है कि कैसे मामला सेटल होंगे। हम डेड लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। बरतानिया में 4 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं। यहां 2 बड़ी रवायती जमातें हैं, यानी कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, दोनों से लोग, उनकी पॉलिसियों से लोग मायूस हैं। हत्ता के जर्मी कोर्बन लेबर लीडर साबिक वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि वर्कर्स पार्टी, रिफॉर्म पार्टी और कई 100 के करीब लोग इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहां पाकिस्तानी, कश्मीरी या एशियन या एथनिक माइनॉरिटीज के एरियाज हैं, वहां पर इन इंडिपेंडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद मैदान के अंदर है। लोग इस तरह पार्टियां छोड़कर इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत पिछले 7 सालों में 7 वज़राए आज़म तब्दील हो गए, जबकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा इलेक्शन दुनिया का कराया। 7 हफ्तों में ये इलेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके रिजल्ट निकले। लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट और उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की जो नेशनलिज्म की पॉलिसी थी उसको लोगों ने रिजेक्ट किया और उन्हें पिछले इलेक्शन से इस बार इलेक्शन में 100 से कम सीटें मिली हैं। अगरचे वो उन्होंने नारा लगाया था कि आपकी बार 400 पार, यानी 400 सीटें उन्हें 543 की सीटों में उन्होंने लेनी है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। वो टोटल 240 सीटें ले सके, जबकि एनडीए जो उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ था उससे तो वो हुकूमत बना लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी न मिलने की वजह से उनका जो एजेंडा है, जो नेशनलिज्म पर है, जो कम्युनिटी में जो मिनॉरिटीज को या इंडिया एट लार्ज डिवाइड कर रहा था, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और ऑल इंडिया कांग्रेस ने और दूसरी जमातों ने भी खासी सिग्निफिकेंट नंबर हासिल किए और बड़ी तगड़ी पोजीशन बनी है। इन सारे मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया का फर्स्ट रनर है, इलेक्शन जो 4 नवंबर को होंगे अमेरिका में, वो क्या जेल जाएंगे? अभी सजा उनको अगले महीने मिलनी है जुलाई में, लेकिन उसके बारे में क्या कुछ होने जा रहा है, अमेरिका के हालात के बारे में भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है जावेद राठौर साहब ने ऑल द वे फ्रॉम यूएस। मेरे पहले भी प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, बड़ा जबरदस्त एक अपना एनालिसिस देते हैं। मुझे ज्वाइन किया है जफर याब जैदी साहब ने जर्मनी से, और मुझे ज्वाइन करेंगे अब्दुल मजीद तरम्बो साहब जो बैरिस्टर है और वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो बड़े मुतहर्रक और फाल रहनुमा हैं और मुमताज कानूनदान है, जो बरतानिया और फिर इंडिया के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर जावेद राठौर साहब मैं आपसे पूछ पाऊं कि तमाम तर मामलात, तहफ़्ज़ात और नारे और दावों के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म तो बन जाएंगे, लेकिन उनका जो एजेंडा था वो मेरे ख्याल में अब उस तरह आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अगरचे इकोनॉमी पर उसने बड़ी जबरदस्त काम किया है, लेकिन समहाउ
वो जो चाहते थे 400 सीटें हासिल करना, वो नहीं हासिल कर सके। आप इन इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? 1 अरब के करीब वोटर, रजिस्टर्ड वोटर थे, 7 हफ्तों में ये इलेक्शन कंप्लीट हुए, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ, और फिर धांधली का कोई शोर नहीं उठा। आप कैसे इसको देख रहे हैं? जी देखिए, सारे तज्जियाकार जो है बेसिकली यही ख्याल था कि शायद मोदी इस बार जो है 400 सीटें ले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ख्याल था कि नहीं, वो कम सीटें लेंगे। अगरचे उन्होंने काफी कम सीटें ली हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से, लेकिन फिर भी उनका जो नंबर्स हैं वो जो कांग्रेस है उससे डबल है। कांग्रेस ने 99 सीट्स ली और उनकी पार्टी ने 240 सीटें ली हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोदी जो है दोबारा वो एमर्ज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी वो मुतसबाना थी, और ये भी कह लें कि आप उसको नेशनलिज्म कहते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ वो हिंदुआना थी, मुतसबाना थी। और उनको काफी सारे लोगों ने जो है उनकी इन पॉलिसीज के खिलाफ वोट दिया, लेकिन उसमें सिर्फ उनके जो बयानिया था उसका मसला नहीं है, बल्कि लोकल जो पॉलिटिक्स है उसने भी मैटर किया है, और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मैटर करते हैं। तो इस तरह जो तज्जिया नगार सारे ये खुश हो रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वाकई दोबारा जो मोदी का नुक्ता नजर था वो पीछे चला गया, और कांग्रेस जीत गई, और इंडिया जो है दोबारा एक आइडियल मुल्क बन जाएगा, और वहाँ दोबारा जो है वो सोशलिज्म या सेक्युलरिज्म मुस्तहकम होगा। तो मुझे इस बारे में खदशात नजर आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि मोदी को जब हुकूमत तो वो बना लेंगे, जब वो हुकूमत बना लेंगे तो वो अपनी जो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं, मुतसबाना पॉलिसीज हैं, वो उनको जारी रखेंगे, और हो सकता है कि वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स करना चाहते थे वो शायद ना कर सकें, लेकिन जो अपनी पॉलिसीज हैं उनको वो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हुए उनको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख लें ना, हमारा जो बड़े सगीर आप देख लें, इंडिया और पाकिस्तान हो, कुछ चीजें हिंदुस्तान में बहुत बेहतर हैं, जैसे वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, धांधली की आवाजें नहीं सुनाई दे जा रही, और वहाँ जो आर्मी है वो भी अपने डोमेन में रहती है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस काफी स्ट्रांग है, सिवाय इसके कि अदलिया भी स्ट्रांग है, लेकिन अदलिया के 1-2 ऐसे फैसले हुए हैं जिसके ऊपर जो है वो तफादात हैं, लेकिन मोस्टली उनके इंस्टीट्यूशन काफी स्ट्रांग है, और उसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वहाँ जो है इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आई है, उनकी दौलत में इजाफा हुआ है, और वहाँ हर चीज में इजाफा हुआ है। इंडिया की रेपुटेशन भी काफी बेहतर हुई है हर लिहाज से। और हमारे यहाँ जो है कि आपको पता है कि अगर पाकिस्तान का मुवाजना करें तो अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी शोबे में मुवाजना नहीं कर अच्छा, सकते, लेकिन एक जो चीज कॉमन है, एक मिनट राठौर साहब, एक मिनट, हम पाकिस्तान में जाने से पहले जरा ये बता दीजिएगा कि कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती हार गई है, उमर अब्दुल्ला हार गए हैं, और बहुत सारे लीडर जो अवाम के साथ खड़े होते वो जीत गए हैं। तो इसका, और बड़े पैमाने पर यानी वोट पड़े 400, 4 लाख, 5 लाख, इसकी क्या वजह बनी फिर? देखिए, ये मजीद तरम्बो साहब, वेलकम। थैंक यू सर। ये कश्मीर के अंदर कुछ, मेरा ख्याल है तरम्बो साहब को ज्यादा बेहतर मालूम है, 35 साल के बाद सबसे ज्यादा टर्न आउट हुआ है, और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो टर्न आउट में इन्होंने जो आपके जो रवायती लीडर थे जैसे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, उनको रिजेक्ट करना चाहते थे, और जो पब्लिक के सही नुमाइंदे थे मुतबादल क़यादत को सामने लाना चाहते थे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वहाँ टर्न आउट ज्यादा हुआ है। और अभी देखें कि कश्मीर के अंदर तो 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले ली है, और उसके अलावा जो जम्मू के अंदर दोनों बीजेपी ले गई है, और कश्मीर के अंदर एक इंडिपेंडेंट ले गए, और इसी तरह लद्दाख में भी इंडिपेंडेंट ले गए। तो मतलब तब्दीली हुई है,
لیکن اگر یہی ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے رہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے نمائندے سے ہی منتخب کرتے رہیں گے، اور جو پرفارم نہیں کریں گے ان کو پیچھے دھکیل دیں گے اور نئی قیادت کو سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں کہ انڈین الیکشن سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو سیکھنا چاہیے، پاکستان کے اداروں کو سیکھنا چاہیے کہ اگر ملک کو آگے لے جانا ہے تو آپ نے آئین اور قانون کی پابندی کرنی ہے، رول آف لا کی پابندی کرنی ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ بدماشی کریں گے، ہیرا پھیری کریں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، اکانومی جو ہے آپ کی برباد ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، باہر سے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا۔ تو ایک سبق ہے پاکستانی لوگوں کے لیے، پاکستانی اشرافیہ کے لیے، سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے، الیکشن سے، ٹھیک ہے، اگر وہ سیکھ پائیں۔ ٹھیک ہے، وہ اصل میں سیکھتے ہیں نہیں۔ تربو صاحب، کین یو ہیئر می نو؟ تربو صاحب، بیرسٹر تربو صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ ظفریاب زیدی صاحب، کیا کہیں گے آپ انڈیا کے الیکشنز کے حوالے سے؟ چونکہ جی السلام علیکم، پہلے سارے تمام پینل کو سلام کرتا ہوں میں۔ جی بیرسٹر صاحب، میں اجازت چاہوں گا، میں نے کہیں میٹنگ میں جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، جاوید راٹھور صاحب کو کسی میٹنگ میں جانا ہے۔ ترمبو صاحب، کین یو ہیئر می نو؟ I can hear you. Can you hear me? یا میں نے فوٹو لگا دیا، آپ کی پکچر لگا دیا، چونکہ آپ کا جو تصویر تھی وہ ہل رہی تھی، آپ انکمفرٹیبل تھے، تو ابھی آپ انٹر ہوں گے یا ابھی پروگرام میں آپ لائیو جا رہے ہیں۔ مجھے ظفر زیدی صاحب سے پوچھا ہے میں نے، تو ان کا سوال مکمل ہوگا تو آئی ول کم بیک ٹو یو۔ جی سر، زیدی صاحب کنٹینیو۔ جی سر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑی جمہوری ملک ہے، لیکن وہاں اتنا بڑا الیکشن ہوا ہے، جیسا کہ میں راٹھور صاحب سے میں بالکل متفق ہوں کہ دیکھیں وہاں پر کسی نے الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو یہی وہ بات تھی جس کے لیے عمران خان نے اپنی حکومت میں بڑا زور لگایا کہ وہ ای وی ایم مشین کے ذریعے ووٹنگ کاؤنٹ ہو۔ تو یہ تمام جماعتیں جن کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں، انہوں نے پہلے ہی اس کو رد کر دیا، بلکہ اس کے خلاف ایک محاذ کیا، انہوں نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی، اور تمام متفق ہو گئے کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس سے اگر فری اور فیئر الیکشن ہو گیا اور صحیح کاؤنٹنگ ہو گئی تو ان کا ہارنا جو ہے وہ بالکل نوشتہ دیوار تھا۔ تو چلو میں زیدی یہ صاحب، کہوں گا کہ آپ پاکستان کے کو بھی پاس سیکھنا جی چاہیے کہ دیکھیں اگر تو ہم نے سیکھنا چاہیے۔ سروائیو کرنا ہے، اگر تو ہمیں سروائیو کرنا ہے، اور اگر ہمیں آگے ملک کو بڑھانا ہے اور جمہوریت اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ہم جمہوری ملک ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور ہمیں یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہوگی۔ ہمیں کبھی یہ اجازت نہیں دینی ہوگی کہ دیکھیں یہ جتنے ادارے ہیں یہ اگر آپس میں مل کے کسی کو ہرانا چاہے تو بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہیں، جیسا کہ ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی یک طرفی کا ثبوت دیا ہے، اور صحیح، سپریم کورٹ نے بھی ایک یک طرفی کا ثبوت دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک طرف۔ تو اس سے سارا ظاہر ہو گیا، عوام جو ہے وہ بے وقوف نہیں رہی ہے، عوام کو ایک ایک منٹ کی خبر ہے، اور ان کو سب اندر کی بھی خبریں ہیں۔ دیکھیں صحیح جہاں بات۔ بھی کوئی اچھا واقعہ ٹھیک ہے، ہوتا ہے تو وہاں ٹھیک سے ہے، اندر سے اس پہ کوئی آتے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نہ کچھ آ جاتا ہے۔ جی زیدی صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ تربو صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کے الیکشنز میں جو نریندر مودی اب کی بار 400 پار، وہ کیوں نہیں ان کا وہ سارے جو ایگزٹ پول تھے، سارے سرویز تھے، وہ نہیں حاصل کر سکے وہ اپنا جو ہدف تھا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ مجھے کوئی حیرانگی اس میں نہیں ہوئی خان صاحب، آئی ایم جی ریئلی سرپرائز کہ وہ ایٹ آل جیت بھی گئی، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت میں جو آپ کے میرے خیال میں راٹھور صاحب تھے، میں ان سے جی اتفاق نہیں کرتا ہوں، اور زیدی صاحب سے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ یہ کوئی جی الیکشن نہیں ہے جو منصفانہ ہو، وچ از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ۔ میں ٹوٹلی ہوں، یہ انالیسس ریجیکٹ کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کوئی رول آف لا ہے ہی نہیں،
تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت جو ہے ہندوستان پر رول کر رہے ہیں آر ایس ایس. جب آر ایس ایس رول کر رہا ہو ادھر سے کدھر ڈیموکریسی آئے گی؟ It is all manipulated, all is in the air. ہاں انہوں نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی they put up a very good fight. ہندوستان کا جو عوام ہے besides the RSS based camp وہ ایکچولی ریجیکٹ کرتے ہیں مودی کی پالیسی. اسی لیے ان کو یہ بیک لیش آ گیا. Analysis actually where it should have been the other way around. India, which is the coalition party of the opposition, should have got nearly 300 seats, and Modi's friend should have got about 225 seats. So they have manipulated the result. So اس میں مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے to be quite honest, کیونکہ مودی کی پالیسیز ہیں RSS پالیسی ہیں, and therefore he is the most difficult prime minister as far as the common masses of India are concerned. تو یہ تو بات آپ کی آر ایس ایس والی وہ تو اپنی جگہ صحیح مجھے لگتی ہے. وہ یہ کٹر وہ انتہا پسندی فنڈامنٹلزم اور یہ ساری چیزیں تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن ون کی ناٹ ڈینائی کہ دیکھیں 1 بلین کے قریب ان کے ووٹر ہیں, 7 ہفتوں میں انہوں نے اپنے الیکشن کروائے, ڈیموکریٹک پروسیس ہوا ہے. تو we can't rule out کہ وہاں کوئی نظام نہیں ہے, انہوں نے مونوپولیٹ کیا. ایسی تو کوئی انڈیا کی میں تو کنٹینیوسلی یہ نہیں کہا کہ ادھر نظام نہیں ہے, نظام بالکل ہوگا, بٹ مینیپولیٹڈ نظام. یہ ٹوٹل بیوروکریسی, آپ خان صاحب غور سے سنیں, ٹوٹل بیوروکریسی اینڈ جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو اور all now RSS based. That is what one has to understand. آپ کے اگر یہ بات نہیں وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے پاکستان؟ نہیں میں نہیں مانتا. میں اس وجہ میں اس لیے نہیں مانتا. جوڈیشری کا سپورٹ ہونا, ایگزیکٹو کا سپورٹ ہونا از دا موسٹ کروشل پارٹ آف اینی ایڈمنسٹریشن. چونکہ اس وقت 10 سال میں مودی نے اور مودی کے ادر جو اس کے سپورٹرز ہیں امت شاہ کے ساتھ میں, they have changed the specter of India as a whole. اس وقت RSS, even چپراسی is RSS, right to the سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ بھی RSS based ہے. So نظام اپنی جگہ ان کا ٹھیک ہے, but that نظام is a radical نظام. That نظام is purely انتہا پسند نظام. That نظام is a ہندوتوا نظام. یہ آپ نہیں. اگر ایک بات میں اگر فارسیک کا آرگومنٹ آپ کی یہ بات مان بھی لیتا ہوں, تو میرا سوال یہ بنے گا آپ سے کہ کشمیر میں جو شیخ عبداللہ کی چوتھی اولادیں ہیں وہ ہار رہی ہیں, جو پرو نواز, پرو دلی, پرو بھارت, پرو دلی ہے. جیسے عمر عبداللہ ہار گیا, اور کس سے ہارا؟ انجینئر رشید صاحب جیل میں ہے 5 سال سے, اس نے 4.5 لاکھ ووٹ لے لیا. عمر عبداللہ اتنے ووٹ نہیں لے سکا. محبوبہ مفتی ہار گئی. تو پاکستان کو یہ لوگ گالیاں دیتے تھے, کشمیریوں کے ساتھ ان کی حریت کی کانفرنس اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے. پھر اسی طرح اگر ہندوتوا ہی پورے ہندوستان کے اوپر چھایا ہوا ہے, عدالتوں میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی, تو پھر مودی نے تو 100 سیٹ کم لیا نا لاسٹ الیکشن سے. تو یہ کیسے ہوا پھر؟ میں نے تو آپ کو پہلے جواب دے دیا. ڈسپائٹ all the manipulation that was going around, اس کے باوجود بھی پریشر اتنا تھا اپوزیشن پارٹی کا, جو انڈیا وہ بنا کولیشن, ان کا اتنا بڑا اثر تھا کہ the result should have been the other way round. تو اس لیے اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ انڈیا آفیشلی 230 سیٹس آ گئی یا 232 سیٹس آ گئی, بٹ ایکچولی they should have got much more than that. کامن میسز آف انڈیا جو ہیں وہ مودی پالیسیز ریجیکٹ کر رہا ہے. بٹ یہ الیکشن مینیپولیٹ ہوا اگین, ونس اگین آئی ہائی لائٹ خان صاحب, بیکاز آف دی بیوروکریسی, because of the judiciary and because of the election commission.
उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कश्मीर पर आपने बात की, हाँ कश्मीर में आज तक कोई इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ है? दिस इज द क्वेश्चन दैट वन हैज टू आस्क। आप बड़े ही जिम्मेदार और बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, आपने कश्मीर थैंक को यू कवर करते रहे हैं फॉर डिकेड्स। आपको मालूम है जब कश्मीर की बात आती है तो वो हिंदुस्तान के लिए एक अचंबा होता है, और हिंदुस्तान के लिए कश्मीर इज अ वेरी स्पेशल केस। इसलिए कश्मीर में जो भी इलेक्शन होंगे दोज आर नेवर फेयर इलेक्शन। और आप फिर मेजॉरिटी ऑफ द व्यू इज, इंडियन व्यू इज कि भाई लोग इलेक्शन में बाहर आ गए, उन्होंने वोट दे दिया, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द ट्रेंड। द ट्रेंड यू हैव टू सी कि मकबूजा वैली में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी उनको राइट ऑफ वोट है, और उसके अगेंस्ट कितने लोग बाहर हो गए। इट इज officially is said that not more than 21 or 23% have come out to give the vote. तो इसमें जो भी है वो भी मैनिपुलेशन है। इसलिए कश्मीर के इलेक्शन को, मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन को भी किसी भी सूरत में रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ मुकाबला करना नहीं चाहिए, बिकॉज मकबूजा कश्मीर इज अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स। कैन आई कम अनदर एक सवाल और है। देखिए पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को। 9 फरवरी को डेविड कैमरन ने अपनी ट्वीट में सीरियस कंसर्न शो किए हैं। पाकिस्तान का मीडिया, यूरोपियन जो मीडिया था, ये जो इंडिपेंडेंट था, उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल करा दिया कि ये रिजल्ट रोकेंगे। बहुत सारे लोगों ने एतराज किए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मामलात हुए। लेकिन व्हेन आई वाज वाचिंग द इंडियन मीडिया एट लार्ज, उसके बाद जो यूरोपियन है या यूके है या अमेरिका का बाहर का जो मीडिया है, जो हिंदुस्तान मुखालिफ भी कई है, उन्होंने भी रिपोर्ट नहीं किया कि कोई धांधली हुई है, कोई इस तरह के मामला, कोई इरेगुलरिटीज हुई। ठीक। ये बात ठीक है या गलत? अगर कुछ इरेगुलरिटीज होती या देखिए खान साहब, आप यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प द पॉइंट। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर कह देता हूं कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग इलेक्शन और रिगिंग द इलेक्शन। तो ईवीएम के जरिए कैसे होगा? ईवीएम के जरिए कैसे होगा? ईवीएम के जरिए कैसे होगा? हाउ टू मैनिपुलेट द इलेक्शन, बट दैट इज नॉट द केस जो पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में रफ अंदाज में हो गया होगा, आई डोंट नो दैट, बट ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो इंडिया के इलेक्शंस हैं, they were not being conducted under rule of law. You will hear in days to come, I'm pretty sure, I'm 100% sure that the Indian elections were manipulated and those were not all that clear or clean as is being proclaimed. Achha, we will come back to the UK's election, and I'm also will try to ask you a few questions about your own. You are standing as a prospective candidate for the 7th of July's, the 4th of the July's election next month as an independent candidate. Why you are standing that? I will ask you a question, but let Zaidi Saab to comment. This is the gentleman from Germany, and he represent all the Europe and across. He talks quite regularly in my program. Zaidi Saab, आप क्या कहेंगे? आपने सुना है आर्गुमेंट? जी, पार्शली मैं तो बैरिस्टर साहब से एग्री करूंगा कि जब मोदी हुकूमत में है, सारे इदारे उसके अंडर में हैं, तो जाहिर है कि उसने उनको इन्फ्लुएंस किया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद अवाम जो है वो उसके खिलाफ रही है। वो 50-50 हो गई है। इस वक्त इंडिया जो है वो स्प्लिट हो चुका है। और आप देखें कि ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीटें ली हैं, पिछली मर्तबा से डबल बल्कि उन्होंने सीटें ली हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखें, एक होता है कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए, एक है कि धांधली होते नजर आनी चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से धांधली की है कि नजर ना आए। तो ये इस बात से जाहिर होता है, रिजल्ट से, कि नरेंद्र मोदी ने अपना सारा जोर लगा लिया, लेकिन उसको
वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो वो चाह रहा था। सही। तो इसकी वजह इस वक्त यही है कि इंडिया की इंस्टीट्यूशंस में हिंदुत्व तो है, लेकिन अवाम, आप बिल्कुल दोनों का आर्गुमेंट ये है कि अवाम जो है वो डिफरेंट जी है, उन्होंने उसको स्प्लिट रिजेक्ट है, किया और अदरवाइज वोट दिए। ये आर्गुमेंट स्प्लिट हम है। मान लेते हैं। अच्छा, मुझे बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप की सारी जिंदगी कश्मीर काज के लिए गुजरी और आप एक मुमताज कश्मीरी रहनुमा है, दानश्वर है। आपने मकबूजा कश्मीर छोड़ा, फिर यहाँ आए, पाकिस्तान आए, फिर मुख्तलिफ एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है आप हंसलों में। तो ये सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं, आपके 2 बेटे लॉयर्स हैं, आपके बेगम है, सारा सिस्टम है, और इसमें आप अभी ये लोकल इलेक्शन में यहाँ खड़े हो गए, लोकल नहीं बल्कि नेशनल इलेक्शन में। इसकी क्या वजह बनी और आप इंडिपेंडेंट क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपको पता है कि जमातों में, इन मुल्कों में इंडिपेंडेंट लोगों को लोग नहीं देते, वोट नहीं देते, जमातों को देते हैं, पर्सनालिटीज को नहीं देते हैं। आप क्यों खड़े हुए इस तरह? शुक्रिया खान साहब। 3 पॉइंट। सबसे पहले, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड वर्ड सर। जी, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर काइंड वर्ड। और थैंक यू। सेकेंडली, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जैदी साहब ने पार्टली मेरे साथ एग्री कर लिया, एटलीस्ट दैट वी आर ऑन सम पेज देयर, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी और फाइनल बात, देखिए फिराज खान साहब, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते भी और पहचानते भी हैं ओवर द ईयर। ऑफ कोर्स मैंने कभी ये कॉन्सेप्ट में नहीं लाया था कि आई विल बी स्टैंडिंग एट दिस एज इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये मेरी कम्युनिटी का बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि आई एम सो मच इंडेटेड टू माय कम्युनिटी कि वो सब इससे मिलने आए और उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमें एक independent candidate चाहिए, because we are not comfortable with Labour Party, we are not comfortable with Tory Party, and of course the Lib Dems were there, but to a certain extent we are not comfortable with them either. So इसलिए क्योंकि community का pressure बढ़ा मुझ पर कि that you have to stand as an independent candidate. क्यों? वो इसलिए that there are exceptional circumstances prevailing in the United Kingdom. आप उसको इग्नोर कर नहीं सकते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है जो गाजा में वॉर हो रहा है। जो जिस तरीके से IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये जंग छेड़ी है, और जिस तरह से वो लोगों को, बच्चों को, प्रेग्नेंट विमेन को या हमारे बुजुर्गों को दिन और रात शहीद करते आ रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक ओवर द लास्ट 6 मंथ। इसने एक एक्सेप्शनल सिचुएशन क्रिएट की इस लिहाज से कि टोरी गवर्नमेंट ने इसको एडवांस कर दिया इन द नेम ऑफ द सेल्फ डिफेंस। कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। When there is what we call a collective punishment is a crime against humanity, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसी प्रोसेस को आगे किया। अनफॉर्चुनेटली लेबर पार्टी ने उसका साथ दिया, और लेबर पार्टी ने किसी भी सूरत में सीज फायर के लिए न कोई प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा, न उसका सपोर्ट किया जब SNP ने वो प्रपोजल पार्लियामेंट के सामने रखा। देयरफॉर ऑल ओवर द कंट्री गुस्सा है इस वक्त, वो अगेंस्ट बोथ द मेजर पार्टीज, एंड देयर इज अ जनरल फीलिंग that we should not be part of any of the political parties and one should stand as an independent. इसलिए ये कम्युनिटी का फैसला था कि that I should stand as an independent candidate and that I should advance obviously the international issue of Gaza, and I should be there to see if I am elected that the Gaza matter is resolved by having immediate ceasefire and the British government sale of arms to Israel must stop. ये एक मेजर वजह है इसकी। And but you know, how can you get across your message through in your constituents? I mean, it's difficult
to just contest the election on one single agenda. People are here No, 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 concerned no. about the बिल्कुल NHS. बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शिराज साहब. The local issues जी are there. Alhamdulillah, we are concentrating on the local issues, whether it is the issues of youth in terms of their employment, whether it is the issue of education, the grant for education or cut day out and day in, whether it is the issue of national health service. The doctors and nurses are doing excellent job. There is no doubt as to that. But they are Hmm. underfunded, resources are very low, and this Tory government has smashed practically the NHS. And then above all, there is pensioners, their rights, and age is a matter which needs a very special attention. And above all, then there is environmental policy. So ये local but issues जो हमारे हैं वो but listen, that's part of the campaign. But the issue, the main issue, the community came to me, or because of the special situation that is surrounding us at the moment. can I ask a question? The other candidates who are opposite you, they are contesting the election. They are promising the same thing. When we talk about NHS, we talk about the immigration, the other problems as well. What would you do different apart from Gaza issue or Kashmir issue? Or you are saying that when I will be elected, then I can go in parliament, I can voice for the people. What else are the issues specifically which are neglected or ignored in your constituency that someone who is a traditionally labor voter or conservative voter or liberal democrat voter, he can leave the party and vote to you or support to you? Why? What are you promising different ways? Well, the offer is very wide, sir, Khan Sahab, very, very wide. But for a start, let us take, apart from Gaza situation or Palestinian situation or Kashmir situation, apart from that, the major issue that we are facing at the moment on which Rishi Sunak wanted to contest the election is the Rwanda issue, is the immigration issue. I am there to see that the Rwanda policy and Rwanda program is completely smashed. It is thrown out of window. That is something that I will work for, and I know there are lots of support, even in the parliament that has been dissolved for this immigration point. That Rwanda policy should be it should be totally put on one side. So that will be my major contribution. That I will be seeing that immigration policy on Rwanda is completely dislocated. Secondly, on immigration, my main policy would be कि जितने भी आपको illegal immigrants हैं within the country, उनको आप लीगलाइज करो, बिकॉज दे विल कम देन विद देयर टैक्स नेट. इस वक्त वो टैक्स नेट में भी नहीं है. HMRC is losing revenue by not having these illegal immigrants, the number of which is nearly 100,000, is not being brought under the tax net. So loss of revenue is to the country. Loss of revenue is to all. इसी की वजह से, because we have these kind of policies of the government or of the proposed government on the similar lines, whatever you will get the income or the tax revenue from these people, that can be utilized on NHS, on education, on job opportunities, on creating internships. This is what will I stand for, sir. Can I ask a question? Not specifically your own constituency. People who are living in Luton, Birmingham, Bradford, and this sort of area that traditionally vote, they are, or even in London, I mean, traditionally they're voting for the Labour or Conservative or Liberal Democrat or whatsoever, and there also a Gaza issue is run by George Galloway, the Workers' Party. First time, I think, up and down, about 300 candidates are contesting the election. ये सारे वो कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं. ये जो लोग ट्रेडिशनली अपने एमपीज को वोट देते हैं, लेबर को वोट देते हैं या टोरी को वोट देते हैं,
उनको किन चीजों को मद्देनजर रखकर वोट देनी चाहिए इस वक्त, कैंडिडेट्स को, पार्टी को, दाखिली तौर पर या खारजी तौर पर, किन किन चीजों पर को सामने रख कर वोट देना चाहिए? Khan Sahab, I am sure you have analyzed the council elections up and down the country, except London. London में नहीं हुई, but up and down the country elections हुए, mayors के भी हुए, and you have seen Tory तो खैर खत्म ही हो गई. You have seen the backlash even on the Labour Party. Labour Party has lost more than 110 sitting councillors to independent candidates. इसलिए मेरी गुजारिश सबसे ये है कि look at the independent candidates who are supporting your local issues and who are on international diplomacy supporting no war anywhere. चाहे वो गाजा हो या चाहे वो यूक्रेन हो, यूक्रेन का वॉर हमें बोलना नहीं चाहिए, उससे भी हमारी इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ता है. We should not forget that. We should vote such candidates जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर जगह पर oppressed people और nations के खिलाफ खड़े होंगे, उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो गाजा के लोग हैं, यूक्रेन के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं या कहीं और हैं. And secondly, those people who do not support war, those are the major international issues पर आपको independent candidates को देख के उनको वोट देना चाहिए. क्योंकि अगर आप किसी भी political party के candidate को वोट देंगे, he is bound by the policies of his own party or her own party. So, as an independent, you have your independent voice. You carry the voice of your constituents. You carry the real voice into the Houses of Parliament. Thank you very much, Barrister Majid Rambo Sahab. You are knocking the door and you are on your election campaign, and I grab you on that on your word. But मैं जैदी साहब से बातचीत करूंगा. वैसे मैं बर्तानिया के इलेक्शन या यहाँ के हालात के बारे में, being living 33 years, इसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ. हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास जैदी साहब. मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क के जो सिस्टम है वो खास करके एनएचएस बहुत ही जो है ना, अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं, इमिग्रेशन के बड़े इश्यूज हैं, हॉस्पिटल बहुत लैग कर रहे हैं, बिजनेसेस बड़े खराब हो गए. खास करके हम यूरोपियन यूनियन से आउट होने के बाद जो हमारे बिजनेस हैं वो तबाह हो चुके हैं. तो इस मुल्क में भी बेहतर कैंडिडेट्स लाने की जरूरत है. और फॉरेन पॉलिसी तो ऐसे लगता है कि वही है. हम जो यूरोपियन यूनियन जब हमने छोड़ी तो कहा यह जा रहा था कि हम जो है अपनी पॉलिसियां खुद बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट डू इट. उसके बाद हम नहीं बना सके कोई पॉलिसियां. पता ये चलता है कि हमें डिक्टेट किया जाता है अमेरिका से, और जो कुछ वो कहते हैं हम यहाँ पर वही पॉलिसियों को अडॉप्ट करते हैं. वो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी हो, वो साउथ एशिया की पॉलिसी हो, वो अपनी इंटरनल हमारी कोई पॉलिसी नहीं है. तो somebody has to look into it. जो भी गवर्नमेंट आएगी नई, वो इन इश्यूज को बहरहाल देखेगी. जी जैदी साहब, क्या कहना चाह रहे? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अपना गाजा का इन्होंने बैरिस्टर साहब ने उसके तरफ इशारा किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है सुनाक, उसके कारोबारी ताल्लुकात हैं इसराइल के अंदर. उसने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसराइल की ये लॉबी आपके मुल्क में, आपकी पार्लियामेंट में चल रही है कि उसने एक जैदी साहब आपकी आवाज बंद हो गई है. जैदी साहब आपकी आवाज बंद हो गई है. अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो पाकिस्तान के बारे में बताइए कि आज जो कोर्स में डेवलपमेंट हुई है वो आप किस तरह देख रहे हैं फ्यूचर में. कैन यू हियर मी? और नहीं है. अच्छा, बैरिस्टर साहब, आर यू विद मी? बैरिस्टर मजीद रंबो साहब चले गए. जैदी साहब, आपका माइक म्यूट है, शायद इस वजह से आपको हम सुन नहीं पा रहे. हम कोशिश करते हैं आपका माइक जो है अनम्यूट करने की, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा वक्त तकरीबन खत्म होने को है. लेकिन मैं आखिरी बात ये कहना चाह रहा था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों में जो कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान में
जब तक कोई सेटलमेंट ना हो बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, आज इस तरह कोर्ट की हमने जिरा देखी, और ये नैब के जो केस था नैब का, इसमें इमरान खान साहब ये केस जीत गए थे, लेकिन फिर वो हुआ ये कि उन्होंने अपील की थी गवर्नमेंट ने, और फिर आज जब इमरान खान साहब को पेश किया गया, उसके बाद उन्होंने मुकालमा किया चीफ जस्टिस के साथ, वो बोलते रहे 10-15 मिनट के बाद तक, और उसके बाद फैसला तो महफूज हो गया, लेकिन जो लाइव कवरेज थी, वैसे सुप्रीम कोर्ट वो हमेशा करती है, लेकिन अब जो है वो लाइव कवरेज जो इमरान खान साहब के केस में उन्होंने नहीं की। फैसला महफूज हो गया, सुनाया नहीं गया, देखते हैं कि क्या होगा। पाकिस्तान में नैब हो, अदालतें हो या इलेक्शन कमीशन हो, जो बाइस्ड किस्म का हमारा रवैया है, वो कम अज कम अगर जब तक वो इन ड्यू कोर्स विद लॉ फ्रेम में काम नहीं करेगा, हम जमहूरियत को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जफर जाब जैदी साहब अमेरिका से, जावेद राठौर साहब ना जर्मनी से हो, जावेद राठौर साहब अमेरिका से हो, बैरिस्टर मजीद प्रभु साहब लंदन से मेरे साथ थे और गुफ्तगू कर रहे थे। आप सबका सुनने देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी फीडबैक से जरूर हमें मुतला